हवा कौवा नहीं होता। हवा कौवा नहीं होता जिसे उड़ा दिया जाए हुर्र कहकर। हवा कौवा नहीं होता जिसे उड़ा दिया जाए हुर्र कहकर। हवा तो बामन है। हवा तो बामन है जो कद बढ़ा लेता है अपना हर कदम के साथ। हवा तो बामन है जो कद बढ़ा लेता है अपना हर कदम के साथ। हवा तो अमीबा है। हवा तो अमीबा है, जितना तोड़ा इसे इसकी गिनती बढ़ी उतनी ही। हवा तो अमीबा है, जितना तोड़ा इसे इसकी गिनती बढ़ी उतनी ही। हवा पैदा करना कोई हवा नहीं। हवा पैदा करना कोई हवा नहीं, बस एक अफवाह फैलानी है, तिल का ताड़ बन जाता है खुद ही। हवा पैदा करना कोई हवा नहीं, बस एक अफवाह फैलानी है, तिल का ताड़ बन जाएगा खुद ही। हवा पैदा करना जरूरत है आज की। हवा पैदा करना जरूरत है आज की, क्योंकि इसी के बल पर सिकेंगी रोटियां। राजनीतिक रोटियां, सामाजिक रोटियां, आर्थिक रोटियां, धार्मिक रोटियां। हवा पैदा करना जरूरत है आज की, क्योंकि इसी के बल पर सिकेंगी रोटियां। राजनीतिक रोटियां, सामाजिक रोटियां, आर्थिक रोटियां। और इन रोटियों को पकाने में गलेगी देह उनकी। और इन रोटियों को पकाने में गलेगी देह उनकी। रोटी जिनके लिए खुद एक हवा है। रोटी जिनके लिए खुद एक हवा है। दर्शकों नमस्कार। दिल दिल्ली देश में आपका बहुत स्वागत है। आज कलम कमाल के कार्यक्रम की 9वीं कड़ी में हम रूबरू हैं कवि, लेखक, समीक्षक, साहित्यकार दिलबाग बेरक से, जिनकी 40 से अधिक किताबों में भूमिका रह चुकी है। 5 कविता संग्रह आ चुके हैं। 3 हरियाणा साहित्य अकादमी के उपक्रम से आए हैं। अभी आप सुन चुके हैं उनकी एक कविता जिसका नाम है होआ। तो एक लंबा अनुभव है उनके पास साहित्य लेखन का, और कॉलेज के समय से लेखन से जुड़ गए थे। वो अपनी बात जिस तरीके से कहते हैं वो बहुत ही जनवादी तरीका है। और आज हम उनसे इस कविता से जुड़े पहलुओं पर, इस कविता के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं दिलबाग सिंह विर्क। विर्क जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपने मुझे दिल दिल्ली देश चैनल से जोड़ा और जनता के सामने प्रस्तुत किया, और मैं इस चैनल के सभी दर्शकों को भी सादर नमन करता हूँ। जी, तो बहुत बहुत स्वागत है। और आपके जो साहित्य कर्म है वो काफी विस्तार लिए हुए है। उसमें बहुत सारे कर्म हैं और सारे रूप हैं। उसके समीक्षा है, कहानी है और कविताएं हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि हमारे पास एक सीमित समय होता है, हमारा कार्यक्रम बहुत सीमित है, तो हमने आपकी एक कविता को चुना है जो आज के समाज को बखूबी कहती है। तो उस पर चर्चा करने से पहले आप हमें ये बताइएगा कि आपका ये शौक जो है लेखन का, साहित्य से जुड़ाव कैसे पैदा हुआ? हाँ जी, जैसे आपने कहा कि मैं कॉलेज के दिनों में ही साहित्य से जुड़ा। उस समय कॉलेज की पत्रिका में प्रकाशित होने का बड़ा चाव रहता था, तो बस उसी उद्देश्य से लिखने की शुरुआत हुई। शुरुआती दिनों में गजल सुनते थे, गीत सुनते थे, तो उस शैली में तुकबंदियां शुरू की। हालांकि उस समय ना छंद की समझ थी, ना संगीत की समझ थी, इसलिए वो छंद और संगीत पर तो खरी नहीं उतरती थी, लेकिन फिर भी जो मन के भाव होते थे वो लिखते थे। धीरे धीरे छंद की समझ भी आई। बहुत सारी रचनाएं जो भाव से अच्छी थी, कच्चे भाव वाली रचनाओं को भले खारिज कर दिया, लेकिन जो भाव से अच्छी थी उनको मैं छंद ना होते हुए भी खारिज नहीं कर पाया। और जब मेरा पहला संग्रह चंद आंसू चंद अल्फाज आया, तो उसमें यही छंद मुक्त नहीं कह सकते, तुकबंदियां कह सकते हैं हम, वो तुकांतक गजल नुमा कविताएं थी, जिसे सामान्य पाठक, हाँ जी, सामान्य पाठक ने पसंद किया, लेकिन जो
गजल के जानकार हैं, उन्होंने कहा कि बहर के बिना भी क्या कोई गजल होती है। तो जब इसी प्रकार का दूसरा संग्रह निकाला तो मैंने उसमें स्पष्ट लिखा है, माना के बहर नहीं मेरे पास मगर, माना के बहर नहीं मेरे पास मगर, मुझे खुद के इजहार का हक तो दे। बहर के बिना की रचनाओं को शायद स्वीकार तो अब भी नहीं किया जाएगा। और मैंने ब्लॉग पर भी एक पंक्तियां लिखी हुई हैं, मुझे अपनी बात कहनी है हर हाल में, मुझे अपनी बात कहनी है हर हाल में, मैं बहर में भी कहता हूं और बेबहर भी। और यही मेरा लेखन से जुड़ाव है कि मन में जो विचार उठते हैं, समाज में जो दिखता है, वो यदि तुकांतक में लिखा जा रहा है तो उसे गजल या गजल नुमा, नहीं तो कविता, लेख, कहानी के रूप में लिखता रहता जी। तो आपकी कविता पर आते हैं, हम के नाम से ही बहुत कुछ कहता है ये नाम, बचपन से ही परिचय हो जाता है इस शब्द से बच्चों हर इंसान का। साहित्य में भी ये बहुत पुराना प्रतीक है। आप देखेंगे कि करीब 500 साल पहले सूरदास कहते हैं कि खेलन दूर जात कत काना, खेलन जात कत काना, सूरदास जी का ये पद है कि खेलन दूर जात कत काना, मैं सुने हो आज हाउ आयो जी, तुम नहीं जानत नाना, मैं सुने हो आज हाउ आयो तुम नहीं जानत नाना। तो जो हुआ है तो बाल मन के प्रतीक में, भय डराने के प्रतीक में, या भय विनोद के प्रतीक में ये इसका इस्तेमाल साहित्य में होता रहा है। तो आपने इसके बहुत से प्रतीक रचे हैं इसमें जो काफी नए हैं, तो आप किस रूप में यहाँ देख रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। निश्चित रूप से ये हौवा बालमन का प्रतीक है। बालमन में हर बच्चा इससे परिचित हो जाता है। जब भी बच्चे को किसी काम से रोकना होता है, जब भी किसी बच्चे को डराना होता है, समझाना होता है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि हौवा आ जाएगा, हौवा है। जैसे आपने सूरदास जी की पंक्तियां बताई, तो वो भी जंगल से रोकने के लिए हैं। तो शायद अचेतन में वो बालमन से ही ये हौवा पड़ा हुआ था। और सच कहूं तो ये कविता मुझे नहीं लगता कि मैंने लिखी है, मुझसे लिखी गई है। दरअसल अच्छा साहित्य वही होता है जो लिखा जाए। लेकिन मैं यदि कहूं तो मेरा साहित्य ज्यादा ऐसा नहीं है जो अचानक अपने आप लिखा गया हो, लेकिन कभी कभार कृपा से, सरस्वती माँ की कृपा से कुछ रचनाएं ऐसी हो जाती हैं जो अपने आप होती हैं। तो हौवा किसी भी प्रत्यक्ष घटना से संबंधित नहीं था, अचेतन मन में पड़ा था। लेकिन हमारे समाज में हर जगह हर पल ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमें डरा रही हैं। वो मुझे हौवे के रूप में शायद लगी होंगी और इस कविता की सृजना हुई। जहां तक बात है इस कविता के द्वारा, मैंने हर उस आदमी को जो भी हौवा पैदा करना चाह रहा है उसकी तरफ इशारा किया है। मैं हर उस आदमी से सचेत करना चाहता हूं इस कविता से जो किसी ना किसी तरीके से समाज को एक काल्पनिक भय दिखाकर डरा रहा है। जी, तो यही इस कविता का रचने के पीछे का मर्म रहा। जी, कविता बहुत सार्थक है और एक बहुत बड़ी अपील पैदा करती है, और यही वजह है कि हम आज इस कविता पे चर्चा कर रहे हैं। और समाज में कई तरह के डर पैदा किए जाते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और खासकर राजनीति आज जिस मोड़ पर पहुंच गई है, धर्म जिस मोड़ पर चला गया है, या धर्म के जो मायने होते जा रहे हैं, या समाज में जाति और जो गरीब और अमीर का संघर्ष है वो जिस तरह से जो रूप ले रहा है, उसमें कई तरह के डर बनाए और पैदा किए जाते हैं, जिन्हें निसंदेह आपने हुआ कहकर हुआ के प्रतीक के रूप में कविता में ढाला है, जिसे आपने। जी। तो इसमें एक और चीज मैं जानना चाहूंगा जो हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है, कि हुआ की जो आपने रचना की है, कि ये जो हुआ है ये सबसे ज्यादा उन्हें डराता है जिनके लिए रोटी खुद हुआ है, और हुआ से राजनीतिक रोटियां, धर्म की रोटियां और आर्थिक रोटियां बनाई जा रही हैं। तो ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, और मैं चाहूंगा कि इसे आप थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए और खुलासा करें इसका, थोड़ा इस प्रतीक का। जी हाँ, मैंने 4
बातें कही हैं, जैसे सामाजिक रोटियां, धार्मिक रोटियां, आर्थिक रोटियां, राजनीतिक रोटियां। दरअसल ये जो काल्पनिक व्यय हैं ये सभी प्रकार के हैं, राजनीतिक रूप से हैं, सामाजिक रूप से हैं, धार्मिक रूप से हैं, आर्थिक रूप से हैं। लेकिन वास्तव में जो असली स्वार्थ है वो राजनीतिक हित है। राजनीति हित के लिए, राजनीतिक हित के लिए, राजनीतिक साधने के लिए समाज को जातियों में बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर डराया जा रहा है, अमीर गरीब के नाम पर डराया जा रहा है। लेकिन आखिरी मकसद राजनीतिक लाभ लेना है, ताकि समाज बटे, समाज टुकड़ों में हो, और जब आदमी डरेगा तो वो फिर वोट के रूप में किसी नेता के, किसी दल की शरण में आएगा। तो आखिरी उद्देश्य राजनीतिक रोटियां सेकना है। जहां मैं अपनी एक लघु कविता, जो मेरे कविता संग्रह तू ही बता है, तू ही बता संग्रह से है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। 4 पंक्तियां हैं। वोट ताकत है लोकतंत्र की, वोट ताकत है लोकतंत्र की, लेकिन लोकतंत्र की हार है, लेकिन लोकतंत्र की हार है आदमी का महज वोट बन जाना। बहुत खूब। और ये हवा जो है वो आदमी को वोट बनाने का काम करता है, क्योंकि जब आदमी वोट बन जाता है तब वो मुद्दे भूल जाता है, तब वो कैंडिडेट को भूल जाता है कि कौन सा कैंडिडेट उसके सामने खड़ा है, वो कितना योग्य है। वो फिर दल देखता है, वो एक विचारधारा को देखता है कि मैंने इस विचारधारा को वोट डालनी है। और हम जाने अनजाने वोट बन रहे हैं, और वोट बनने के पीछे एक हवा है जो हमें कई प्रकार से डरा रहा है, कई तरीके से डरा रहा है। कभी सामाजिक तरीके से, कभी धार्मिक तरीके से, कभी अमीर गरीब के तरीके से। तो इसी उद्देश्य को प्रकट करना इस कविता का मकसद रहा है। कोई भी सफल साहित्यकार तभी सफल माना जाता है जो जब वो अपने वक्त की बात को कहता है जी, और उसकी बात में सबकी बात होती है जी। उसी लिहाज से अगर इस कविता को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि आप जो बिंब हुआ का खड़ा कर रहे हैं उसके जरिए आप बता रहे हैं कि चाहे अर्थ नीतियां हों, उसके नाम पर लोगों को डराया जा रहा हो, चाहे उनकी भूख का बहाना बनाकर उन्हें डराया जा रहा हो, चाहे राजनीतिक कारणों से उन्हें डराया जा रहा हो, लेकिन इस डराने की जो पूरी प्रक्रिया है, इसका सबसे ज़्यादा जो परिणाम भुगतता है कि जो इन रोटियों को बेलनी जिसे पड़ती हैं और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक हुआ है आपने कहा है, उसी वर्ग पर पड़ता है सबसे ज़्यादा। जी हाँ। तो जो वर्ग इसको सबसे ज़्यादा भुगतता है, वही वर्ग इसे बेलता भी है। इस डर को बिल्कुल, झेलता बिल्कुल, भी है और इस बिल्कुल, डर को बढ़ाने में भी भूमिका निभाता है। बिल्कुल। तो उस वर्ग के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? कविता से आगे की बात जो छुपी रह गई है, जी आपने हाँ। उस पर इशारा तो कर दिया है कि हाँ, एक वर्ग है जो जिससे ये बिलवा ली जाती हैं और उसी को झेलना पड़ता है। लेकिन उसके लिए एक जो संदेश है, जो बिटवीन द लाइन रह गया है कविता में, ज़रा वो और आप स्पष्ट कर दीजिए। जी हाँ, मैंने कहा है कि हवा उनको डराता है जिनके लिए रोटी एक हवा है, जी, यानी कि वो वर्ग जो वंचित है, गरीब है। लेकिन आजकल एक नया वर्ग है, मध्यम वर्ग। वो भी ज्यादा कोई सक्षम नहीं है। ठीक है, उसकी हालात, आर्थिक हालात अच्छे हैं, लेकिन वो तब तक अच्छे हैं जब तक उनको रोजगार मिल रहा है। और हाँ, मतलब रोजगार के वो भी एक वंचित वर्ग के किनारे पर खड़ा है। वो कभी भी बेरोजगार, कभी भी छंटनी होकर वो एक गरीब वर्ग में शामिल हो जाता है। लेकिन इस वर्ग को मैं वर्तमान हालातों का सबसे बड़ा दोषी मानता हूं। ये बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है, ये लोग ज्ञाता हैं, जानकार हैं। मैं अक्सर एक बात करता हूं, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग अनपढ़ होते हैं। ये दोनों बहुत कम खतरनाक होते हैं। एक बीच का वर्ग होता है अधपढ़, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जी, जी। हम में से अधिकांश लोग अधपढ़ हैं, जिनको ना वास्तविक ज्ञान है, लेकिन भ्रांतियां बहुत बड़ी हैं। ये हवा हमारे जो मध्यम वर्ग है, इसके जरिए पूरे समाज पे फैलाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है कि आजकल हमें कुछ भी निष्पक्ष नहीं मिलता।
एक चैनल एक पक्ष की बुराई कर रहा है, दूसरा दूसरे की बुराई कर रहा है, एक पक्ष अपने पक्ष की प्रशंसा कर रहा है, दूसरा अपने पक्ष की प्रशंसा कर रहा है, सब पक्षपात लिए हुए हैं। जो कुछ हम सुन रहे हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, वो पक्षपात से भरा हुआ है। वो किसी की गोद में बैठकर लिखा गया है और उसको हमारे दिमाग में जब डाल दिया जाता है और हमें लगता है कि हम उसको जानकर बहुत विचारवान हो गए, और फिर हम उस विचारों को आम जनता तक सोशल मीडिया के द्वारा लाखों करोड़ों तक फैलाते हैं। और जो कुछ लोगों की जो चाल होती है, जो कुछ लोगों की नीतियां होती हैं, वो मध्यम वर्ग के द्वारा आम जनता तक पहुंच जाती हैं। जैसे हमने पहले बात किया, सिर्फ डर फैलता है, फिर हम वोट बनते हैं। यहां तक उद्देश्य की बात है। इस कविता का में मैंने क्या चाहा है, तो मैं सिंपल साधारण सी एक बात कहूंगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि रास्ते में रस्सी पड़ी है या सांप पड़ा है, इसकी समझ हमें होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमें रस्सी दिखाकर सांप कहा जाता है। यही हुआ है। जी जी, बहुत खूब। हमें अक्सर रस्सी दिखाकर सांप कहा जाता है, और सांप का से जो भय पैदा होता है, उससे लोग अपने स्वार्थ साधते हैं। क्योंकि आप शिक्षक हैं, समाज को भी दिशा देते हैं, तो इसलिए राजनीतिक पहलुओं पर मैं बहुत बारीकी से आपसे चर्चा नहीं करूंगा। तो दरअसल दल बुरे नहीं होते, दरअसल आदमी बुरा होता है। जी और जी, हमारी बुराइयां, जब हम जिस लेवल पे होते हैं उस लेवल पे खड़ा होकर उतना भ्रष्टाचार करते हैं, उतनी बुराई करते हैं। मैं 5 रुपए का झूठ बोलता हूँ, 5 रुपए का भ्रष्टाचार करता हूँ, एक नेता करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार करता है। मैं छोटा सा डर दिखाता हूँ, वो बड़े डर दिखाते हैं। तो हमारी यही बात है कि हमें खुद को सुधारना पड़ेगा, तभी हम सुधर पाएंगे। अगर यही बातें समाज में आती हैं कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, जो समाज को झकझोरती हैं। माना जाता है कि जब फ्रांस में भी इस तरह के हालात हो गए थे, जब जनता डरी हुई थी, खाना नहीं था, तो वोल्टेयर, रूसो ने जो लिखा, जी, इस तरह से आप देखिए कि रूस में भी देखिए कि जो साहित्यकार हुए, गोर्की जी, हुए, जी टॉलस्टॉय हाँ, हुए, तो उन्होंने पूरे समाज को झकझोरा और वो समाज बदल गए। तो जी जितनी हाँ, सामाजिक क्रांतियां हैं, उनमें साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका रही है, शुरू से रही है। और ऐसे समय में जब निराशा होती है और लगता है कि जो नेता हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं और वो अपने-अपने हुए खड़े कर रहे हैं, वैसे समय में साहित्य ही आईना बनकर आता है, और साहित्य अपनी ओर से कुछ नहीं कहता है, जो समाज में हो रहा है वो उसको वही दिखा तो देता बताता है। है। और बिल्कुल। जनता जब अपनी तस्वीर देखती है तो देखती है कि मेरे चेहरे पे तो बहुत धूल चढ़ा दी है जी मौजूदा राजनीति हाँ, ने। इसीलिए तो कहा जाता है कि साहित्य और जो पत्रकारिता है वो जी, स्थायी विपक्ष है। जी, उन्हें जी, स्थायी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि जब गलतियां हर आदमी से होती हैं। जो काम करेगा ऐसा संभव ही नहीं है कि वो गलती नहीं करेगा, जी, जी, लेकिन जी, गलतियों को बताना एक जी, साहित्यकार का और एक पत्रकार का पहला उद्देश्य है। मैं कह सकता हूं कि पहला कर्तव्य है। बिल्कुल है। और अच्छे नेता भी वही माने जाते हैं जो, जो बात सुनते हैं। हाँ, जो बातों को सुन लेते हैं और उन्हें सुधार करते हैं गलतियों को। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जो खुद को ईश्वर का ही गलती, अवतार हाँ मान लेते, बिल्कुल, गलती करना कोई गलती नहीं है। हाँ, गलती गलती कर, करना कोई गलती नहीं है। गलतियां आदमी से होती हैं और सुधारना आदमी की महानता है। महानता होती है। तो वही नेता महान होते हैं, लेकिन जो नेता खुद को ईश्वर का ही अवतार समझने लगते हैं, वहाँ दिक्कत हो जाती है। उनके अहंकार ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल नेता नेता के साथ ऐसा होने पर उसे पूरी जनता को भुगतना होता है। बहुत से बिल्कुल तानाशाह हैं, बिल्कुल से बिल्कुल लेके उन्होंने खुद को बताया कि हम अपने रक्त संबंधों की वजह से या फलानी वजह से, किसी वजह से बहुत महान हैं। उन्हें जब ये बिल्कुल लगने लगा, तो उन्होंने पूरी बिल्कुल मानवता को सताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो महानता का जो दंभ और बोध हो जाता है, वो नुकसान करता है। और साहित्य का तभी कर्तव्य बनता है कि वो अपना आईना लेकर सामने रख दे, रखे उस बिल्कुल। शासन की, उस जनता के भी, उस विधान पालक हैं, जो जितने न्यायपालक हैं, सबके सामने रख दे के सब सच्ची तस्वीर ये है। आगे आपका फैसला है, आप जैसे बिल्कुल करेंगे, समाज
तो वैसे ही चलेगा। समाज का असर आपके करने से ज़्यादा होगा, साहित्य तो सिर्फ बता सकता है बता आपको। सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी हौवा कविता इस पर बहुत खरी उतरती है, इसीलिए हमने इस पे चर्चा की। आज के दौर में जब पूरी दुनिया में ही धार्मिक राष्ट्रवाद जोर पकड़ रहा है, आपने अफ़गानिस्तान भी देखा है, हमारे यहाँ भी कुछ हिस्सों में कट्टरता दिखाई देती है, जिसमें सभी तरह की है, लिंचिंग जैसी चीज़ें, शब्द आ गए पिछले कुछ वर्षों में, बिल्कुल। घटनाएँ भी बढ़ गई हैं। तो ऐसे समय में साहित्य की क्या ज़िम्मेवारी हो जाती है और वो कितना सफल हो रहा है? आप अपने समकालीन कवियों से क्या उम्मीद रखते हैं? ज़रा ये और बता दीजिए साहित्यकारों से। देखो, उम्मीद तो अच्छे की जानी चाहिए, अच्छे की ही जाती है। और मैं नहीं कहता कि मैं भी 100% ऐसा लिखता हूँ जो झकझोरने वाला हो। कई बार दिल की बातें लिखी जाती हैं, कई बार प्रेम मोहब्बत लिखा जाता है, कई बार प्रकृति लिखी जाती है, लेकिन कभी ना कभी हमें सच जरूर लिखना चाहिए। झूठ से जितना बचा जा सके बचना चाहिए। यदि आप सच बोल नहीं सकते तो कम से कम चुप रहिए, लेकिन झूठ को बढ़ावा ना दीजिए। मैं सभी से यही उम्मीद करता हूं। जैसा आपने कहा, हम सिर्फ आईना दिखाने वाले हैं, और आईना दिखाते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला देखेगा और सुधार का प्रयास करेगा, क्योंकि हम पूरे देश की भलाई चाहते हैं, हम पूरी मानवता की भलाई चाहने वाले लोग हैं। हमें ना हमारे धर्म की बड़प्पन चाहिए, ना हमें हमारी जाति का बड़प्पन चाहिए, हमें भारत का बड़प्पन चाहिए, और यही मैं सबसे उम्मीद करता हूं। बिल्कुल, आपने बहुत खूब कहा, हमें अपने भारत का बड़प्पन चाहिए, हमें पूरे देश का बड़प्पन चाहिए, समूची मानवता का बड़प्पन चाहिए। बिल्कुल। और यही एक साहित्यकार की सदिच्छाएँ होती हैं। वो इसी इरादे से अपनी बात कहता है। लोग अपने अलग मतलब निकालें तो वो उनकी गलती है। और बहुत ही आपके साथ एक सार्थक चर्चा हुई है, और आगे फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। आपकी किसी कविता कहानी पर इसी कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार इस कार्यक्रम में लेने के लिए। धन्यवाद सर, जो आपने मुझे लोगों के सामने प्रस्तुत किया। शुक्रिया सर। दिलबाग सिंह विर्क के रचना क्रम से पाठकों का पहला परिचय 2005 में होता है। 2005 से 2017 के बीच आपके 5 कविता संग्रह आ चुके हैं। पहला कविता संग्रह चंद आंसू चंद अल्फाज 2005 में आया था। उसके बाद 3 कविता संग्रह हरियाणा साहित्य अकादमी के सौजन्य से आए, जिनमें निर्णय के क्षण, आओ संभालें भारत, ये जरूरी तो नहीं। इसके अलावा एक और कविता संग्रह 2015 में आया, महाभारत जारी है। 2012 में उनका हाइकू संग्रह माला के मोती, 2019 में कहानी संग्रह कवच, और 2020 में लघु कविता संग्रह तू ही बता आया। इसके अलावा समीक्षा पुस्तकें 2016 में रूप देवगुण की कहानियों में प्रेम का स्वरूप, तथा 2019 में साहित्य के कुछ रंग आया। इसके अलावा 2020 में मेरा नज़रिया, 2 पुस्तकें हिंदी साहित्यकारों के पंजाबी में अनुवाद हैं।